नमस्कार। व्यालोक वाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों श्रोताओं, हमारे साथ हैं डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी। इनका परिचय आप लोगों को पता है। एक व्यक्ति में कई सारे व्यक्ति होते हैं। ये डॉक्टर भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, पसमानदा लोगों के अधिकारों के लिए लगातार मुखर रहे हैं और जमीन से लेकर सड़क से लेकर संसद तक कोशिश करते हैं कि इनकी आवाज पहुंचे। लेकिन आज हम इनको दूसरे काम के लिए लाए हैं। भारत की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली में होता है एक जामिया विश्वविद्यालय। कहने को केंद्रीय विश्वविद्यालय है, लेकिन वहां आरक्षण के कानून लागू नहीं होते। उस पर फैजी भाई विस्तार से बताएंगे। कहने को वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, हमारे यानी आपके हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से वहां के जो सो कॉल्ड छात्र हैं वो पलते हैं, वहां के टीचर्स को तनख्वाह दी जाती है। लेकिन उस जामिया के जिहादियों ने यह तय किया कि दिवाली नहीं मनेगी। कुछ हिंदू छात्र छात्राएं मना रहे थे और हर एक जगह होता है, ये ट्रेडिशन है हमारे यहाँ का कि होली होती है तो होली भी मना दी जाती है। पहले ईद में लोग खीर बना लेते हैं। हमारे जेएनयू में हॉस्टल में हीटर पर हमारे एक रिजवान भाई थे, वो हीटर पर बनाते थे खीर और मुझे बुलाते थे कि पंडित तुम आओगे कि नहीं। मैं कहता था कि पंडित कहते हो तो पंडित तो आएगा ही। खैर, वह अपनी कहानी थी। तो जामिया में दिवाली पर रोक लगा दी गई है साहब। इसके साथ मुझे याद आता है जामिया का इतिहास, मुझे याद आता है अली बंधुओं का सो कॉल्ड आंदोलन, मुझे याद आता है इस देश के पहले शिक्षा मंत्री को जिस तरह से गॉड्स ऑफ एवरीथिंग बनाया गया। तो आज हम इन सभी विषयों पर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत जामिया के इस रोक से और वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स में मौलाना अबुल कलाम आजाद के व्यक्तित्व की आज परतें हम खोलेंगे फैजी भाई के साथ मिलकर। ओवर टू यू फैजी भाई। नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार, आपने पुनः मुझे अवसर दिया। जी वेलोक जी। जी, दिवाली पर रोक रहेगी, ये क्या? जब 1920 में जामिया बना, वो जो उसकी नसों में उतारा गया खिलाफत आंदोलन से लेकर और हमारे फॉल्स गॉड पहले जो थे, उसी की देन है या इसको आप अलग देखते हैं कुछ? नहीं, देखिए, जामिया मिल्लिया इस्लामिया ये नाम ही आपको बता रहा है, एक नाम ही बिल्कुल कॉमनल नाम है, सांप्रदायिक नाम है। और जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बनाई गई थी, उसी की तरह का उन लोगों ने अलीगढ़ में ही जामिया मिल्लिया इस्लामिया को बनाया गया था। फिर बाद में उसको दिल्ली ले जाया गया। तो पूरी तरह से उसका नाम जो है कम्युनल नाम है। और जब कम्युनल नाम है तो आप देख सकते हैं, लेकिन मिल्लिया इस्लामिया का मतलब होता है इस्लाम की मिल्लत वाले। मिल्लत का मतलब समाज से समझ लीजिए, या मिलने से बना हुआ। तो यहाँ कौन सी मिल्लत की बात हो रही है? मिल्लत जामिया मिल्लिया इस्लामिया, यानी इस्लाम वाली मिल्लत की बात हो रही है। तो लेकिन एक अच्छा देश हमारे बुजुर्गों ने बनाया, सेकुलर देश बनाया, और जामिया मिल्लिया इस्लामिया को केंद्रीय दर्जा है, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय माना जाता है। लेकिन वो एक अल्पसंख्यक संस्था की तरह चलती, ये भी एक विवाद का विषय है। जिस तरह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम जरूर हिंदू है, लेकिन वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है और वो सेकुलर की तरह उसका चरित्र है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिल्लिया इस्लामिया ये सेकुलर चरित्र नहीं, कम्युनल चरित्र है इन यूनिवर्सिटीज का। तो जब कम्युनल चरित्र है तो वहां के टीचर्स का, वहां के स्टूडेंट का जब फिजा उस तरह की होगी, एनवायरमेंट उस तरह होगा, तो उसी तरह की चीज को नरिशमेंट वहां मिलता है। ये जो आप कह रहे हैं, देखिए, दिवाली हो गई, होली हो गई, देश की कोई भी संस्था जो सरकार जिसको चलाती है, अल्पसंख्यक संस्थाएं भी होती हैं, आप अल्पसंख्यकों को भी आजादी है कि अपनी संस्था बना के चला सकते हैं, और सरकार मदद भी करती है। अल्पसंख्यकों के रख रखाव के बारे में भारत का एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है हमेशा से, चाहे वो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज का हो, ईसाई समाज का हो या सिख समाज का हो। एक हमारा रिकॉर्ड और लोगों के बनिस्बत में ठीक ठाक अच्छा हमारा रिकॉर्ड है, वो कर सकते। लेकिन जो सरकारी संस्थाएं होती है, जो स्कूल कॉलेज, मैंने भी बीएससी किया है, यूनिवर्सिटी कैंपस में रहा, इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी कैंपस में रहा, बलिया में मैं रहा अपने सतीश चंद्र कॉलेज में। तो होली में, दिवाली का तो उतना नहीं, लेकिन होली में रंग चलता था और हम लोग एक दूसरे को रंग लगाते थे। तो उसमें हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं होता था, और बहुत लोग जिनको रंग नहीं खेलना होता 2 दिन पहले से गायब भी हो जाते थे कि कॉलेज जाएंगे तो रंग तो पक्का लगना है।
तो ये एक एटमॉस्फेयर, एक सामाजिक सौहार्द की बात है। होली, दिवाली, देखिए कुछ त्योहार हमारे यहाँ बहुत प्रमुख है, जैसे ईद है, होली है, इसको सब समाज मिल के लगाता है। अभी आप एक प्रसंग सुना भी रहे थे। हमारे यहाँ अगर हम होली के दिन अगर सेकेंड इनिंग जो होली की होती है गुजिया खाने वाली, अगर उसमें हम ना जाए तो दूसरे दिन शिकायत लोग करते हैं कि हमारा घर ना ही रहा तू, हम ईद में तारा क्या ना आई। तो वो पूरा उस तरह का हमारे यहाँ समाज का एक स्ट्रक्चर है। तो ठीक है, वो विद्यालय सेकुलर है, यूनिवर्सिटी सेकुलर है, लेकिन एक सामाजिक है, धर्म है, और इसी बहाने जो है धर्म और त्योहार, हम जानते हैं कि त्योहार और इसी बहाने लोग एक दूसरे से हिल मिल जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी कॉलेज में ये चल जाता है। अब अगर किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में उसकी रोक लगाई जा रही है, ये बात ठीक नहीं है, इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, उसकी चाहे जो हो। अब जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जाहिर सी बात है, वहां तबलीगी जमात का भी आना जाना है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाते, ये मुसलमानों को रेडिकलाइज करने वाली जमात है, जमात इस्लामी वाले आते जाते रहते हैं। तो वो ऐसे भी जामिया का पूरा चरित्र कॉम्युनल है। वहां जो उसका सिस्टम है, वो भले वो लोग कहते हैं गैर मुस्लिम भी पढ़ते हैं, लेकिन वो भारत सरकार के दम से, पैसे से चलने वाला संस्थान है, जो ठीक बात नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के तौर पे हमने कहा। अब अगला कोई प्रश्न हो तो आप बताएं। हम यहाँ से सीधे लेंगे दर्शकों श्रोताओं की, ये देखिए कि इस जो विश्व भरा जो वृक्ष हम आज देख रहे हैं जामिया का, इसमें किसने किसने खाद पानी दी। शुरुआत अली बंधुओं से करते हैं, जिन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया था। भैया खलीफा तुर्की का यहाँ पर मातम मन रहा था, और ये वही बात है कि कुछ फलस्तीन में हो रहा है, यमन में हो रहा है, यहाँ के मुसलमान छाती पीटने लगते हैं, लेकिन बगल में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है उस पर कोई बातचीत नहीं होगी। आपके घर में बंगाल में क्या हो रहा है उस पर बात नहीं होगी। तो ये जो आपने कहा ना भाई, जामिया मिलिया की लाइब्रेरी, मैं तो पढ़ के दंग रह गया भाई साहब, कि मोहम्मद बिन सुल्तान सऊदी अरब वाले ने $30 मिलियन दिया था और वो लाइब्रेरी बनी थी। अगर वहाबी आंदोलन चलाने वाले लोग देंगे तो उस लाइब्रेरी में कौन कौन सी किताबें होंगी साहब, और किताबें कौन कौन सी छप रही हैं मदरसों में पढ़ाने के लिए या इस तरह के संस्थानों में, वो तो खान ने बाकायदा दिखा दिया है कि देवबंद में क्या क्या छप रहा है, आरफा खानम शेरवानी को। लेकिन हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़े हैं। अब आइए वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, दो सवाल आपसे जो आपको दर्शकों को बताना है। पहला कि एक मदरसा छाप को एक एक्सीडेंटल हिंदू ने, जो पहला प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, उन्होंने एक मदरसा छाप को बनाया हमारा शिक्षा मंत्री, जो थे अबुल कलाम आजाद साहब। उनकी शिक्षा दीक्षा कहीं बाहर नहीं हुई थी, घर पढ़ाया गया पहले पिता ने और फिर विषय के विद्वानों ने। कौन से विषय के विद्वान, कोई जानकारी नहीं मिलती है। उनके ऊपर थोड़ी बातचीत, उनके ऊपर। और दूसरा, ये जो जामिया का पूरा मसला है, इस दोनों को कैसे जोड़ेंगे, कैसे देखेंगे? जी देखिए, सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि मुस्लिम नाम पे, अल्पसंख्यक नाम पे चल क्या रहा है देश में। मैं हमेशा कहता हूं इस वक्त जो मुस्लिम विमर्श चल रहा है वो ट्यू नेशन थ्योरी का एक ट्रांसफॉर्म रूप है। अब ट्यू नेशन थ्योरी तो कह नहीं सकते, वो अलगाववाद हो जाएगा। उसी चीज को ये मुस्लिम विमर्श के नाम पे चलाते हैं। दूसरा, मुस्लिम विमर्श हो, अल्पसंख्यक विमर्श हो, इसमें फायदा किसका होता है? इसमें जो बाहर से आया है वो मुसलमान है, जो शासक वर्गीय मुसलमान है, जिसने देश पे हुकूमत किया है, वो आज भी दम भरता है कि हम विजेता हैं, बाकी हिंदू और पसमानदा विजित हैं हमारे। तो जब तक आप उस चीज को नहीं समझे, तो वो हमेशा इस्लाम का इस्तेमाल, मुस्लिम नाम का इस्तेमाल अपने सत्ता वर्चस्व के लिए करता है। इसमें मौलाना आजाद आगे आगे हैं। आप देखिए, मौलाना आजाद जब इंडिया विंस फ्रीडम लिखते हैं, हालांकि उन्होंने लिखा भी नहीं है, वो दूसरे से लोग किताब लिखवा के अपने नाम से टाक देते हैं। और आपने ठीक कहा, मौलाना आजाद को तो मैं जाहिल तो नहीं कहना चाहिए, इलिटरेट तो उनको नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे भी नहीं थे। अगर मैं कहूं कि मैं डॉक्टर हूं तो आप के दिमाग में जरूर जाएगा कि डॉक्टर साहब ने किसी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई किया होगा। कुछ नहीं किया होगा तो मेडिकल की जो ग्रेजुएशन की डिग्री है या जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, कुछ ना कुछ इनके पास डिग्री होगी, ये अंडरस्टूड होता है। या जब हमारा की होगी या फिर पीएचडी की होगी। हाँ, तो ये अंडरस्टूड होता है। लेकिन मौलाना आजाद की ना कोई स्कूल में स्कूलिंग उनकी है, ना यूनिवर्सिटी कॉलेज में गए थे वो, और ना ही किसी मदरसे का भी नहीं पढ़ा है वो आदमी। वो एक बात अलग है कि उनको कहा जाता है कुरान की तफसीर भी लिखा है, सब झूठ बोल बोल के। वो जो आपने कहा ना वर्शिपिंग फॉल्स गॉड, वो तो चैन स्मोकर था वो,
और वो शराब भी पीते थे। उनके बारे में भी लंदन ने एक रिपोर्ट बनाई थी कि बढ़िया क्वालिटी के शराब पीते थे वो, और अकेले बैठ के पीना पसंद करते थे, यानी अच्छे क्वालिटी का शराब। तो शराबी भी थे, सिगरेटी भी थे। तो ये दोनों आप समझिए, तो शराब तो हराम ही है और सिगरेट को भी मकरूह माना जाता है इस्लाम में। तो उनकी कहीं से कोई शिक्षा दीक्षित नहीं थी। हाँ, चूंकि उनके पिताजी पीरी बुजुर्गी वाले बुजुर्ग थे, मतलब वो सूफी टाइप के थे, तो वो घर में 2-3 जो किताबें पढ़ लिया गया है इनसे उनसे वही, और वो सब इस्लामिक किताबें थी, धार्मिक किताबें थी, जो मिडिवल एज के इस्लामिक शरिया वगैरह उनको पढ़ा था। तो इसमें उनकी थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन वो कहीं से भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बनने लायक तो नहीं थे। अब आइए, वो इंडिया विंस फ्रीडम में सबसे पहले अपनी जाति लिखते हैं कि मैं सैयद हूँ, फलाने जगह पैदा हुआ था, सऊदी अरब में पैदा हुआ। जब इस्लाम में सब बराबर हैं, तो ये आप सैयद होने का भौकाल क्यों बनाते हो कि हम फलाने की नस्ल के? नस्ल बताने की क्या जरूरत? आप कह रहे हैं कि इस बात का उनको बड़ा गर्व है कि भाई मुसलमानों के लिए जो पवित्रतम जगह हो सकती है मक्का, वहां की पैदाइश है वो, क्योंकि बाबूजी तो बंगाली मियाँ जी थे, माताजी उनकी अरब की थी। जी जी जी। तो मैं ये जो कह रहा था, तो आपको ये सैयद लिखने की क्या जरूरत पड़ी? दूसरी चीज आप देखेंगे, जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट असेंबली में ये तय हो रहा था, मुसलमान को जो आरक्षण मिल रहा था, सारे मुसलमानों को तो नहीं मिला था, जो मुसलमानों में उस तरह की जो जातियां थी, जो संस्कार जातियां थी या जो कामगार जातियां थी, 1936 के ऑर्डर के हिसाब से, 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था उस हिसाब से बकायदा इसमें मौलाना आजाद ने, मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी ने और बेगम एजाज रसूल ने, लालजी भाई ने, 4 मुसलमानों ने, अशराफ मुसलमानों ने दलित मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ में वोट दिया। और आपको हैरत होगी कि सरदार पटेल और सी राजगोपालाचार्य ने फेवर में वोट दिया था कि नहीं, इनका आरक्षण जैसे चल रहा है रहना चाहिए। इससे आप इनका अशराफ चरित्र समझ सकते हैं। अंबेडकर ने भी एक जगह अपने भाषण में कहा था कि जब मुसलमानों से संबंधित आरक्षण की जब बात आई, तो मैं जाके मौलाना आजाद से मिला कि आप मुस्लिम समाज के नेता है, कल मैं इस बात को उठाऊंगा तो आप हमारा सपोर्ट कीजिएगा। तो अंबेडकर लिखते हैं, अंबेडकर स्पीक्स वॉल्यूम 3 में ये बात है, मैंने रेफरेंस के साथ बात कही, कि वो जाके रातों रात नेहरू जी से मिल लेते हैं और सुबह जो है एकदम सन्नाटा हो जाता है और मैं मुस्लिम आरक्षण के फेवर में बोलने वाला अकेला पड़ जाता हूं संवैधानिक सभा में। तो ये इनका चरित्र रहा है। इस्लाम और मुसलमान नाम पे ये अशराफ वर्ग का सत्ता वर्चस्व को निर्धारण में इन्होंने किया। एक इनका और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारत के लोकतंत्र के निर्माण में। आप कह लीजिए कि जितने भी पार्टीशन के बाद मुस्लिम लीगी थे, सबको गांधी टोपी पहना पहना के इन्होंने कांग्रेसी बना दिया। ये इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारत के इतिहास में। तो और जो मैंने जो पहली बात कही कि जो उन्होंने मौलाना शिवहारवी जो थे, हिफ्जुर रहमान शिवहारी, इन्होंने जो खिलाफ वोट किया, ये मौलाना आजाद के भाई के पोते सिकंदर बख्त ने इस बात को लिखा है और उर्दू में भी लिखा है और अंग्रेजी के अखबार में भी इसको लिखा है, रेफरेंस मेरे पास मौजूद है, कि इन्होंने खिलाफ वोट किया कि नहीं, रिजर्वेशन हमको नहीं चाहिए। उसी के बाद से जो एक दलित, जिसको हम शेड्यूल कास्ट में, जो मुस्लिम समाज नहीं है, इसके लिए नेहरू तो बाद में, नेहरू को समझा बुझा कौन रहा था मुस्लिम अफेयर्स के बारे में? नेहरू के पास कौन समझा? मौलाना आजाद थे। तो ये इस तरह से इस्लाम के नाम पे देखिए 2 काम करते हैं। इस्लाम के नाम पे अपने सत्ता वर्चस्व का निर्धारण कर, दूसरा पसमानदा और हिंदू समाज को दूर करते हैं, उनका दोहन करते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं। ये और पसमानदा इस बात को नहीं समझ पाता है। जी। और हमारे देश की ये त्रासदी रही कि एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, पहला प्रधानमंत्री जिस पर देश निर्माण की जिम्मेदारी थी, और वह पूरी जिंदगी डिस्कवरी ऑफ इंडिया करता, जिसको अपने देश के बारे में पता ही नहीं था। वह भारत की खोज भी नहीं करता है, वह डिस्कवरी ऑफ इंडिया करता है। वह चरित्र से खुद को यूरोपियन बताता है, खान पान से खुद को मुसलमान बनाता है, और एक्सीडेंटल हिंदू था। और शिक्षा का दायित्व तो किसे दिया गया? मदरसा छात्र आजाद जी को। ऐसे में जामिया में आरक्षण का क्या हुआ, जरा उस पर भी प्रकाश डाल दीजिए भाई साहब। जी देखिए, जो जामिया मिल्लिया की बात है, मैंने बताया कम्युनल, इसका नाम ही सांप्रदायिक है। अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तो सिर्फ हिंदू का शब्द है ना उसमें, तो एक अलग, लेकिन वो सेकुलर अंदाज में यूनिवर्सिटी चलती है। वहां देखिए, मैंने एक बार कहा था कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक पसमानदा मुसलमान को एडमिशन लेके पढ़ना आसान है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नामे मिल्लिया इस्लामिया में मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम का मानने वाला, मेरा वहां एडमिशन नहीं हो सकता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आसानी से एडमिशन हो सकता है, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सामाजिक न्याय का आरक्षण है। तो सामाजिक न्याय का आरक्षण होगा तो जो कमजोर मुसलमान है, ओबीसी एसटी मुसलमान, उसको उसमें आसानी होगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अशराफ लोग घुसने नहीं देंगे।
अब आइए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो आरक्षण है ही नहीं सामाजिक न्याय का, दुनिया भर का हर तरह का आरक्षण है, परा जो स्टूडेंट है, भोजपुरी स्टूडेंट है उसका है, तो इंटरनल आरक्षण है, हर तरह का आरक्षण है। जो असली आरक्षण है सामाजिक न्याय का वही नहीं है। तो उसमें 90% जो पसमानदा मुसलमान है वो घुस नहीं पाता, हिंदू समाज के लोग नहीं घुस पाते हैं। ठीक है, तो अशराफ का पूरा पाकिस्तान चल रहा है। अब आइए जामिया मिल्लिया इस्लामिया, ये अल्पसंख्यक दर्जा होने का जो है 50% इन्होंने आरक्षण रखा है। अब 50% आरक्षण का कहानी देखिए, 30% आरक्षण जो है सारे मुसलमानों को, चाहे वो जिस तरह का मुसलमान हो, ओबीसी हो, एसटी हो या कुछ हो। खेल देखिए, 10% इन्होंने रखा है महिलाओं के लिए। कौन सी महिलाएं? मुस्लिम महिलाएं, शर्त है उसमें। अब बचा 10% किसको रखा है? ओबीसी और एसटी। कौन से ओबीसी एसटी? मुस्लिम समाज के ओबीसी एसटी। तो पहले इसकी पड़ताल कर लेते हैं। देखिए, जब आप मुस्लिम ओबीसी एसटी कहते हैं तो इनकी संख्या 90% है कुल मुसलमानों की। तो 90% वालों को आप 10% दे रहे हो, और जो 10% है या 15% है उनको आप 40% दे रहे हो। 40% 30% तो पूरा दे ही रहे हैं, और महिला नाम पे 10% दे रहे हैं। ये पूरा अशराफ मुस्लिम नाम पे कि हम मुस्लिम रिजर्वेशन देके पूरा का पूरा मलाई अपने अंदर रख रहा है। दूसरा, हिंदू समाज के जो ओबीसी एससी एसटी हैं उनको जो है उसमें घुसने नहीं दे रहा है। अब बची 50 सीट में तो कितने लोग फाइट करके वहां जा पाते हैं? ये बात अलग है कि भारत में हिंदू समाज का जो ओबीसी है, हिंदू समाज का जो एससी एसटी है, वो भी पढ़ लिख के जामिया मिल्लिया में एडमिशन ले लेता है, लेकिन उसके लिए रास्ता बहुत मुश्किल है। जहां 19 चाहिए उसको वहां 22 बन के जाना पड़ता है, और अशराफ लोग 19 की जगह 13-14 में भी वहां एडमिशन ले लेते हैं। तो ये पूरा खेल चल रहा है इस्लाम के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे। अशराफ वर्ग अपने लोगों को वहां टीचिंग में भी, नॉन टीचिंग में भी, और अपने स्टूडेंट्स में भी, वो पूरा का पूरा पाकिस्तान चल रहा है। मैं बहुत ही दुख के साथ कहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, ये सब छोटे छोटे पाकिस्तान है। एक तो बड़ा पाकिस्तान अशराफ लोगों ने ले लिया, दूसरा भारत के अंदर भी मौलाना आजाद के नेतृत्व में छोटे छोटे इन लोगों ने पाकिस्तान बना रखे हैं। आप इसीलिए जैसे मुस्लिम समाज के अंदर से आवाज उठती है इस पाकिस्तान के विरोध में, इन छोटे छोटे पाकिस्तान के विरोध में, तो ये क्या कहते हैं? यहूदियों का एजेंट है, आरएसएस का एजेंट है, भाजपाई है। और जैसे लोग जब इस सवाल को उठाते हैं तो इस्लामोफोबिक है, ये कह के इस पूरे बहस को ये लोग ढक देते हैं, और अंदर से इनका पूरा लूट खसोट अशराफवाद चल रहा है। और ये एक जगह की बात नहीं है दर्शकों श्रोताओं, आपके देश की बुनियाद में एक धर्मनिरपेक्षता नामक जो मट्ठा आप लोगों को पिलाया गया है, हम लोगों को, उसके नाम पर क्या क्या हुआ है हम उसके पन्ने लगातार खोलेंगे। फिलहाल आज की चर्चा ये थी कि जो अबुल कलाम आजाद, वो दाढ़ी बड़ी खलूस वाली रखते थे साहब, पूरा फ्रेंच कट और ऐसे वाला बढ़िया। दाढ़ी के साथ सिगरेट और शराब भी बता दीजिए, दोनों बैलेंस बना के चलते थे वो। वो तो इसी देश नहीं, पाकिस्तान का भी महान दुर्भाग्य है कि उसको बनाने वाले कौन थे, जो किसी भी बिरादरी से, जो आधे मुसलमान भी नहीं थे। भाई गालिब ने कहा था कि मैं आधा मुसलमान हूँ, दारू पीता हूँ, सुअर नहीं खाता हूँ। जिन्नत साहब तो सब कुछ करते हैं जी, और वो कायदे आजम है। लियाकत अली क्या करते होंगे, और ये भाई साहब आबे जमजम साहब क्या करते थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो आपने बता ही दिया। तो दर्शकों, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि मैं केवल आपको सवालों के साथ छोड़ जाता हूं, इसलिए कि आप खुद सोचें। यह नहीं कि डॉक्टर फैजी ने कह दिया या व्यालोक ने कह दिया तो आप उसको, हमारी कोई भी बात बिना प्रमाण के नहीं है। पिछली बार फैजी भाई आपने वो जो रिटर्न वाला बताया था कि हरामजदगी शब्द, उस पर सवाल आए, फिर मैंने आपसे पूछा। तो दर्शकों, इस तरह का आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप हमसे बेझिझक पूछें और आप खुद रिसर्च करें। लेकिन ये याद रखें कि इस देश में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हमारे पैसों से, टैक्स पेयर्स के पैसे से चलती है। एक में जिन्ना की फोटो लगी हुई है, और दूसरे में सरकार ने जब कहा कि इनका अल्पसंख्यक दर्जा खत्म करो, तो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक वो फैसला सुरक्षित है, सुनाया नहीं गया है। यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय भी हैं, उसकी मलाई भी मिलेगी, और अल्पसंख्यक दर्जा होने से जो सुविधाएं मिलती हैं वो भी हैं।
ये है हमारा देश। माथा और फायदा किसको का? सिर्फ अशराफ वर्ग का, जो 5-10% मुसलमान बाहर से आया हुआ है। ये भी नहीं कि भारतीय मुसलमानों को दे रहे हैं, तो भी हमको थोड़ी सी तसल्ली हो जाती। तो फायदा किसका हो रहा है और पैसे किसके लग रहे हैं? जी। और मैं आपको बस एक बार टोकना चाहता हूं बार बार, फैजी भाई, मुझे नहीं लगता ये 5% का आंकड़ा जो आप देते हैं बहुत, भाई बाबर छोड़े लाया था महाराज। 2600-2700 आदमी होंगे उसके साथ, कितने लोग होंगे? कौन है ये जो कहते हैं कि सीधा हमारा सऊदी अरब से है, तो ईरान से है, तो तुरान से है? अरे भैया, सब यहीं के थे ना, सबका धर्म परिवर्तन हुआ है भाई। अभी भी जाकिर अली त्यागी लिखते हो, हमारे यहाँ रामचंद्र खान है। अब आप जाइए खान समझ के मियाँ भाई, अगर कोई चले जाएंगे कि हाँ हमारे भाई हैं, तो गफलत होगी। मैथिल ब्राह्मण है सर। तो आपके यहाँ तो ऐसा घालमेल है। दर्शकों और श्रोताओं, इस सीरीज को लगातार हम जारी रखेंगे। मुसलमानों के नाम पर क्या क्या गंदगी इस देश में फैलाई गई है, और चंद लोगों ने, अशराफों ने जो किया है, मैं और फैजी भाई लगातार मिलकर आपको बताते रहेंगे। आप देखिए, सुनिए और सोचिए। समय हो तो माथा पकड़ के बैठ जाइए। फिलहाल इतना ही। व्यालोक वाणी को अपना स्नेह और सम्मान देते रहें, आप जैसे अभी तक देते रहे हैं। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की सूचना मिले। इसी के साथ दीजिए फिलहाल इजाजत। फैजी भाई, आपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम है आपका, फिर भी समय दिया, थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, जय सिया राम। नमस्कार।